हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है अंकुर दक्ष। मैं आपके अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने एमडीएन फिजिक्स क्लासेस का आपका बनाया है, जिसपे फिजिक्स के इंटरमीडिएट के सभी चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मिलेंगे इंटरमीडिएट से रिलेटेड, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके घर बैठे तैयारी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हो, कॉलेज अभी नहीं खुल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं खुल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन तैयारी के लिए बेस्ट तरीका है एमडीएन फिजिक्स क्लासेस का। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन का बराबर में दाएं हाथ पर बेल आइकन का बटन दिया होगा, उसको क्या करें आप प्रेस कर ले। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल जाए और आप घर बैठे ही बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो मैंने टॉपिक भी यही लिया है, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो मैं पहले आप लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में बताऊंगा। आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। ठीक है स्टूडेंट, आवेश होता क्या है? देखो, कोई भी दो वस्तु हैं आपकी, कोई भी दो वस्तु है, उनको आपस में रगड़ने पर उनको क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों क्या होगा? स्थानांतरण होगा, यानी कि वे एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो इस प्रक्रिया को क्यों बोलते हैं हम? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम आवेश की प्रक्रिया। ठीक है, तो आवेश होता क्या है? देखो, कोई भी दो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु अपनी सिंपल अवस्था में क्या रहती है? उदासीन रहती है। उदासीन का मतलब इस पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? समान अवस्था में होते हैं। तो पहली अवस्था में क्या रहेगी? ये सिंपल सी बात है, आपकी उदासीन रहेगी, उदासीन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इन्हें आपस में रगड़ा, आपस में पास लाया और आपस में रगड़ा, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके इस पर चले जाते हैं। तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और इस पे प्रोटोनों की अधिकता रह जाएगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की आ जाएगी अधिकता, प्रोटोनों की अधिकता। तो जब प्रोटोनों की अधिकता होगी तो प्रोटोन पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इस पे क्या हुआ? इस पे तो आपके आगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इस पे क्या आ गया? आपकी इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे दिया। तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की आ गई आपकी अधिकता, और इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी? कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कैसा चार्ज आ गया इस पर? निगेटिव, यानी कि इस पर आ गया ऋण आवेश, ऋण आवेश, यानी कि ऋण आवेश। आवेश कैसा आ गया? निगेटिव, या निगेटिव बोल सकते हो आप, ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉनों की कमी रही तो इस पे कैसा आ गया? धन आवेश। कैसा है इसका आवेश? धन आवेश। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी रही तो इस पर धनावेश आ गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो ऋणावेश आ गया। आप लोगों को पहले ही पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन पर भी आवेश सेम होता है, परिमाण समान होगा लेकिन प्रकृति विपरीत रहेगी। ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर कैसा होगा? प्रोटॉन पर भी मान यही रहेगा, और 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, और कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन पर भी मान सेम रहता है, परिमाण सेम रहेगा, लेकिन प्रकृति विपरीत रहेगी। प्रकृति विपरीत है, ये निगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में रहता है, मान सेम रहता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आपको? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश, यानी कि उसमें आकर्षित, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण की गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस वस्तु पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस पे कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों की इस पे कमी रही तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस चीज से आप चीज को एक चीज समझते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार, यानी कि तुम्हारे आवेश कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए, एक धनावेश, एक ऋणावेश। तो कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। देखो, तो आपके आवेश हुए दो प्रकार के। ठीक है, पहला ऋणावेश, यानी कि निगेटिव। ठीक है, दूसरा धनावेश, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है,
ऋण आवेश कब होगा, जब मैंने अभी बताया ऋण आवेश कब होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक मात्रा में, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, इस पर अधिकता रहेगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, इस पर अधिकता। और इस पे कैसी रहेगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो ऋणावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी, और धनावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, आवेश दो प्रकार के हुए आपने। और एक चीज आता है मूल आवेश, एक टॉपिक आता है आपको, आपसे पूछा जाता है कि मूल आवेश कितना होता है। मैंने अभी बताया आपको मूल आवेश, यानी कि जो आपका मूल आवेश होता है, मूल आवेश, मूल आवेश का मान यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश इसे ही बोलते हैं। ठीक है, मूल आवेश इसे बोलते हैं। अब जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, मात्रक आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है। कितना होता है, कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, जिसे सी से भी डिनोट कर देते हैं। इसका विमेय सूत्र भी होता है, यानी कि विमा कितनी होगी, विमा देखो कैसे निकलने, Q बराबर IT होता है। ठीक है, Q बराबर IT, तो Q बराबर IT, I क्या होता है एम्पियर यानी कि A, और T क्या होता है T, T का T, तो Q बराबर क्या रह जाएगा, AT हो जाएगा। तो विमेय सूत्र क्या है इसका, AT, और मात्रा क्या है इसका, कूलम। ठीक है, आवेश दो प्रकार के हो गए, ऋणावेश और धनावेश। और जैसा अभी हमने पढ़ा है कि आवेश दो वस्तु है, अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, उनके बीच में बल लगेगा। तो मैंने बताया अभी आवेश, आवेश दो प्रकार के थे आपके, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, अब आवेश ज्ञात करने का सूत्र आता है, या आवेश का क्वांटीकरण आता है, आवेश ज्ञात करने का सूत्र। तो आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर NE। अभी आपको समझना पड़ेगा कि Q और NE क्या होता है। देखो Q क्या होता है, Q होता है वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश। ठीक है, वस्तु पर आवेश। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है, E होता है आपका मूल आवेश, जो मूल आवेश कितना बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैंने बताया आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। ठीक है, आवेश ज्ञात करने का सूत्र Q बराबर NE। Q क्या होता है आपका वस्तु पर आवेश, N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब मैंने बताया अभी आवेश में कोई दो वस्तु होगी, कोई दो आवेश होंगे। ठीक है, एक निगेटिव होगा, देखो एक अगर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। अगर दोनों प्रकृति एक जैसी होगी, दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो दूर भागेंगे एक दूसरे से, क्या करेंगे, दूर भागेंगे। और दोनों की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी, तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कोई दो आवेश होंगे, अगर दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी, दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी, यानी कि दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो क्या करेंगे, वे एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, अगर दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे, दोनों क्या करेंगे, पास आएंगे। तो कूलम का नियम भी इसी बेस पर आधारित है। कोई भी दो आवेश है आपके, कोई भी दो आवेश है, Q1 और दूसरा है आपका Q2। ठीक है, कोई भी दो आवेश है Q1 और Q2, और ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि इनकी दूरी है R, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो इनके बीच में अगर मैं कहूं कि दोनों प्लस प्लस के आवेश हैं, तो क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। और दोनों अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कैसा लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, दोनों विपरीत ओर जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दोनों का अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों पास आएंगे, तो कब बल कैसा लगेगा, आकर्षण का बल। ठीक है, तो इस चीज से समझने की, अगर दोनों एक जैसे होंगे, दोनों आवेश एक जैसे, तो क्या करेंगे, दूर भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो आवेश है आपके पास, अगर दोनों
प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के, तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो कैसा बल लगेगा इनके बीच में? आकर्षण। ठीक है, तो बल कैसा लगेगा? आकर्षण। ठीक है, दोनों एक जैसी प्रकृति के तो प्रतिकर्षण, अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कूलॉम का नियम भी यही कहता है कि कोई दो आवेश है, कोई दो आवेश है, और एक चीज ध्यान रखना, ये स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है कूलॉम का नियम। क्या लगता है? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो कूलॉम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के, मेरी चीज को नोट करते रहना आप, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हमें नहीं पता कि माइनस है या पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा या आकर्षण का बल लगेगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर, यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, पहली लाइन क्या है आपकी? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहली लाइन क्या गई इसने? इनके दोनों के बीच लगने, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल कहा तो मैंने गुना कर दी, दोनों गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, और अगर उनकी बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान रखी मैंने? r, उसके वर्ग, उसका वर्ग क्या करा? स्क्वायर कर दिया, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसके अपोन में रहेगा। ठीक है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समीकरण 2, अगर दोनों बल के बराबर हैं F और F के, तो 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अगर F का समानुपाती निकाल लूं तो क्या आएगा? Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, F समानुपाती Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। अगर मैं ये बल है तुम्हारे वायु के लिए, अगर ये समानुपाती का निशान रखते हैं हम, अगर अनुक्रमानुपाती का समानुपाती का निशान रखते हैं तो कोई कांस्टेंट जुड़ते हैं जब बराबर का निशान लगाते हैं हम। जब हम F का समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ये चीज कहां से आई बच्चों? समझ में आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों आया ये? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा? समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाया, समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाया। ठीक है, जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट वो क्या है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? कांस्टेंट। बाकी आपका जो होगा तो Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कूलॉम का नियम आया। कूलॉम के नियम ने क्या कहा? कोई नहीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, 1 और 2 समीकरण को हमने अट्रैक्ट मिलाया, Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर बना, समानुपाती का निशान तो कोई कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे जो है आपके पास कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। इसका मान बताना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है? नियतांक, नियत जिसकी वैल्यू फिक्स रहती हो, चेंज ना होती हो। तो इसका मान आपका होता है 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9। और इसका मात्रक भी रहेगा, मात्रक निकालने के लिए पहले 1/4 पाई 4 क्या है आपका? कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं रखता। पाई क्या है आपका? कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं रखता। अब इसमें वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये चीज आपकी समझने की है कि एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो देखो इसे क्या बोलते हैं आपको? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ये क्या होती है? देखो ये क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? इसका नाम होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता।
ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है प्रयोगों द्वारा? एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी विभव सूत्र और मात्रा कैसे निकला ये मैं बताऊंगा। देखो कूलाम का नियम अभी आपने पढ़ा, कूलाम के नियम में आपने पढ़ा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका मान निकालने लगूँ एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन को इधर ले जाओ भाग में, तो इधर क्या में जाएगा गुना में। ठीक है, और ये भाग वाली चीज गुना में हो जाएगी। 1/4 पाई F Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके मात्रक की जिक्र करूं, किसके मात्रक की, तो 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। कूलाम का मात्रक मैंने भी बताया कूलाम होता है, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम। तो Q1 का क्या रहेगा आपका कूलाम, Q2 का भी क्या रहेगा कूलाम, तो क्या रह जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में F का क्या होता है न्यूटन और R का क्या रहता है मीटर, और मीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ये आया इसका मात्रक। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक हमने सही लिखा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात आती है इसके विमा सूत्र की। अगर हम इसकी विमा निकाल लें, विमा सूत्र एप्सिलॉन नोट की, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं, विमा सूत्र नहीं होगा। Q1 Q2 मैंने अभी बताया था, Q का क्या होता है 80 होता है, Q बराबर IT से, तो Q का क्या रहेगा 80। ठीक है, और इसका भी 80 ही रहेगा, Q2 का भी। अपोन में 4 पाई का कोई विमा सूत्र नहीं होता। F का विमा सूत्र क्या होता है MLT -2 और R स्क्वायर का R का क्या होता है, R होती है दूरी, R का क्या रहेगा L, और L का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो L स्क्वायर। ठीक है, अब जो नीचे की वस्तु है उनको कहाँ ले जाएंगे, नीचे के जो अंक है आपको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब m जाएगा, m की पावर 1 है, ऊपर जाए क्या बन जाएगी -m। ठीक है, 2l ये रहे, 1l ये रहा, l की 3 वो भी माइनस की, क्योंकि ये 3 रहेगा नीचे माइनस प्लस के, तो ऊपर जाके कहीं की बन जाती है माइनस की बन जाती है। ठीक है, L3 t ऊपर जाएगा, 2t तो ये रहे और 2 ये रहे, ऊपर जाके ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो t की 4। ठीक है, और A2 ये क्या है इसका विमेय सूत्र आया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट आपको पता लगा। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात जहां पर कुछ ना हो। ठीक है, जहां पर कुछ ना हो। ठीक है, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मात्रक हमने इस फॉर्मूले से निकाला, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक आ गया, विमा भी इससे निकाली, विमा इसकी m-1 l-3 t की 4 A2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसे नोट करते रहना। तो अब इसमें एक चीज आई, इसका मात्रक क्या होगा। देखो जो 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, एप्सिलॉन नोट क्या है अपोन में है, अपोन में एप्सिलॉन नोट का मात्रक तो आपको पता लगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसे उल्टा कर दो, क्योंकि ये अपोन में है, तो इसका मात्रक क्या रह जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये आया आपका एप्सिलॉन नोट का मान। ठीक है, अभी मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम वायु का भी दो स्थिर बिंदुओं के लिए कूलाम का नियम क्या आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए था, ये वायु या निर्वात के लिए था, वायु या निर्वात। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, समीकरण 1, अगर इसके बीच में कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है, किसी ये आवेश पैरावैद्युतांक पदार्थ के बीच में रख दिया जाए। पैरावैद्युतांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक क्या होता है, कोई भी अगर पैरावैद्युतांक क्या होता है, पैरावैद्युतांक पदार्थ को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, उन्हें आवेशित किया जा सकता हो, वे क्या होते हैं आपके पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैरावैद्युता पदार्थ के एग्जाम्पल जैसे कागज, शुष्क लकड़ी, गंधक, एबोनाइट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पैरावैद्युतांक पदार्थ होता है। पैरावैद्युतांक का मान कितना होता है, अगर मैं पैरावैद्युतांक को बल उनके आवेशों के बीच में रख दूं तो कूलाम का नियम क्या रहेगा। अगर पैरावैद्युतांक K होता है, ठीक है, K को अगर बल के इसमें रख दूं तो बल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K Q1 Q2 अपोन में
आर स्क्वायर, यानी कि पैरावैद्युतांक माध्यम में रख दिया तो मैंने क्या लिख दिया से एफ के 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2। अगर मैं 1 और 2 की तुलना करूं, 1 और 2 की तुलना करूं तो यहाँ से एफ के का मान, एफ के बराबर, ये मान किसका रहा है, अगर देखो के को छोड़ दूं मैं, ऐसे ले लो आप, ये मान किसका रहा, एफ का आ रहा है, किसका आ रहा, एफ का, समीकरण 1 से, तो एफ अपोन में क्या रहेगा, के रहेगा। ठीक है, इस समीकरण से क्या पता लग रहा है आपको, देखो अगर कोई पैरावैद्युतांक एफ के आवे, यानी कि पैरावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए तो पहले बल से, यानी कि वायु के निर्वात का जो बल है उससे क्या होता है, पैरावैद्युतांक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एफ अपोन के रह जाएगा। ठीक है, इस समीकरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। तो एफ के क्या रहेगा, एफ अपोन में के रहेगा। ठीक है, वायु या निर्वात के, तो मैंने जैसे अभी बताया पैरावैद्युतांक बताया मैंने, जिन्हें वह वस्तु यानी कि जिन्हें आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है क्या होते हैं, पैरावैद्युतांक कहलाते हैं। ठीक है, अब पैरावैद्युतांक का मान कितना होता है, पैरावैद्युतांक का मान चालक के लिए पैरावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। ठीक है, पैरावैद्युतांक का मान, पैरावैद्युतांक का मान पहला चालक के लिए, दूसरा होता है आपका वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए एक होता है आपका पैरावैद्युतांक का मान। ठीक है, तीसरा कुचालक के लिए, कुचालक के लिए यानी कुचालक वस्तु है, इसमें पैरावैद्युतांक का मान 1 या 1 से कम होगा। ठीक है, 1 या 1 से अधिक होगा, 1 या 1 से अधिक होगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैरावैद्युतांक का मान 1 से कम या 0 नहीं हो सकता, नहीं, सॉरी 1 से अधिक रहेगा, 1 से कम या 0 नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। देखो उसने क्या कहा, पैरावैद्युतांक का मान 1 से कम या 0 नहीं हो सकता, 1 से कम या 0 नहीं हो सकता, या तो 1 रहेगा या 1 से अधिक रहेगा। ठीक है, पैरावैद्युतांक का मान कभी भी 1 से कम या 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम मैंने पढ़ाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, कुछ कमेंट हो तो कमेंट करके बताएं, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आंसर दिए जाएंगे, और दूसरी वीडियो भी आपकी जल्द ही अपलोड कर दी।